जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी स्टोर कीपर का पेपर हो चुका है 13 अप्रैल 2025। अभी फर्स्ट मीटिंग में एग्ज़ाम था, दूसरी मीटिंग में मंडी परिषद वालों का है। तो इस वीडियो में हम अभी आपको कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन के ऑप्शन कौन से सही हैं, अगर सही है तो क्यों सही है, ठीक है, उसका हम आपको डिटेल में एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आपको आंसर की भी मिल जाएगी, उसके साथ में आपको आने वाले जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि बीपीओ का है तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा रहा है, पैटर्न के बारे में भी आपको अंदाज़ा लगेगा। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम फ्यूचर होने वाला जो कि यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित है, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया फिर और कोई एग्ज़ाम, तो आपको वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है और सही है तो क्यों सही है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर को देखेंगे, इसके अगले वीडियो में आपको यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है वो 61 नंबर से होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मैं देख लेता हूँ, कुछ कर तो नहीं रहा है, मैं फ़ोटो को छोटा कर देता हूँ जिससे क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उन्नत एक्सेल फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडवांस एक्सेल, यानी फिर एडवांस एक्सेल के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है। ये फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है, सही बात है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। मैक्रोस का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही है, ए बी और 3, यानी पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, तीनों काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। इफ फंक्शन में क्या होता है, हमें कंडीशन देते हैं कि यदि ये सही हो तो ये आए और ये ना सही हो तो ये आए, ठीक। जैसे कि मान लो आपने रिजल्ट में दिया कि अगर 33% से ऊपर है तो पास आ जाए, उससे नीचे है तो फेल हो जाए, तो वो हम यहाँ वहाँ पर इफ फंक्शन देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कंडीशन के आधार पर, चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मेरे पास देखिए एक यहाँ पर रिजल्ट है, ठीक, इधर बच्चों के नाम है, इधर नंबर हैं और यहाँ पर ग्रेड दिया गया है। कंडीशन यहाँ पर क्या लगाई गई है कि यदि 75 से ऊपर आए तो ए ग्रेड आए, यदि ठीक है 60 से ऊपर आए तो बी ग्रेड आए, यदि 45 से ऊपर है तो सी ग्रेड आए, यदि 33 से ऊपर तो डी ग्रेड आए, उसके बाद जो भी आएगा वो फेल माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने सेट कर दिया है, यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो हैं उसके हिसाब से सेट किया गया है, उसी हिसाब से यहाँ पर ये ग्रेडिंग की गई है, ठीक है। तो ये हो गया, इफ फंक्शन का यूज हो गया, ठीक है। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया गया है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर देखिए कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो मैक्स वाला है फिलहाल, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अगर 60, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 60 के ऊपर अगर है तो ये ग्रीन हो जाएगा, 60% के ऊपर, उसके नीचे है तो रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए 45 या 45 से 60 59 तक येलो दिया जा रहा है, ठीक, और उसके नीचे जाएगा परसेंटेज तो ग्रीन हो जाए, सॉरी रेड हो जाएगा, उसके ऊपर जा रहा है 60 के ऊपर तो वो हरा हो जाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन दी जाती है उसको बोला जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक। और ये एक्सेल में आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे शो हो जाता है एक्सेल में, ठीक। यहाँ से हम लोग कंडीशन लगाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, किस तरह की कंडीशन आपको लगाना है वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जो मैक्रोस वाला ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो भी स्टेप हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद उसको हम एक बटन से साइन कर देते हैं। जब भी वो हम बटन प्रेस करते हैं सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही है वो तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने लगाया हुआ है बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद चलते हैं 62 नंबर, कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। इंग्लिश में पूछा देखा जाए तो विच पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द हाई क्वालिटी प्रिंटर आउटपुट स्पेशली इन लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे कौन सी भाषा के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर हम ऑप्शन से ही यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रिंटर का भी यूज़ किया गया है, तो वो है PCL, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन है प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये यूज़ की जाती है वेब पेज के लिए, ठीक है, तो ये हो नहीं सकती। इसके अलावा यहाँ पर एक है GDI ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, इसका यूज बेसिकली मॉनिटर के लिए किया जाता है, कभी कभी प्रिंटर के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट जो है
सुटेबल ऑप्शन जो लीजर प्रिंटर से संबंधित है वो हो जाएगा PCL, प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अब 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ईमेल से संबंधित आ गया है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ईमेल प्रेषकों की प्राथमिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के DNS रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, MX रिकॉर्ड, 4 टाइम्स A रिकॉर्ड, PTR रिकॉर्ड, SFX रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित। उसके बाद यहाँ पर अगर इंग्लिश में देख लीजिए तो इंग्लिश में भी लगभग सेम वही भाषा में लिखा हुआ है। टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ ईमेल सेंडर व्हिच टाइप ऑफ DNS रिकॉर्ड इज प्राइमरली यूज टू स्पेसिफाई अथराइज्ड मेल सर्वर्स फॉर ए डोमेन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये डी वाला ही होगा। SPF का मतलब होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन का यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय ये सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार इनक्रिप्टेड है, कौन सा प्रोटोकॉल का यहाँ पर यूज किया जाएगा। काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसका सुरक्षित संस्करण सबसे अधिक कौन होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रोटोकॉल जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो सभी मेल से संबंधित है, ठीक है। POP जिसको हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर IMAP भी दिया गया है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको ईमेल से संबंधित किए गए हैं। या थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब यहाँ पर भी ऑप्शन से अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे B ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर TLS दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक। और यहाँ पे जो ये वाला यस है, इसका मतलब ही होता है सिक्योरिटी होगा, इसका मतलब सिक्योरिटी, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर B ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट 64 नंबर शायद छूट रहा है। अच्छा हो गया 64 नंबर। 65 नंबर है यहाँ पर IPv4 यानी IP वर्जन 4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी NAT का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। डेटा पैकेट को इनक्रिप्टेड करके नेटवर्क सुरक्षा में सुधार करना, उपकरणों को गतिशील रूप से IP एड्रेस बांटना या असाइन करना, कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP एड्रेस साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक IP एड्रेसों को संरक्षित करना, नेटवर्क के बीच तेज रूटिंग की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखेंगे सभी में 5 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो NAT है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका यूज़ किया जाता है जैसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करना है तो आपको अलग अलग सबको एक IP एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही IP एड्रेस से कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर C ऑप्शन देखा जाए तो कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP एड्रेस साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक IP एड्रेसों को संरक्षित करना। तो यहाँ पर C ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन आप इसको सही मान सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सके। तो कौन यूज किया जाता है। बैरोमीटर आपने देखा होगा, इसका प्रयोग किया जाता है दाब मापने के लिए, ठीक है। मैग्नेटोमीटर यह है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता नापने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र नापने के लिए। फिर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है नियर बाई कोई डिवाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसको बोलते हैं जायरोस्कोप, और इसको मैं आप यहाँ पर दिखाता हूँ इसका यूज क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, जायरोस्कोप इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग या मेंटेनिंग ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। प्रश्न में यहाँ पर यही पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रोटेशन। तो यहाँ पे जायरोस्कोप यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम 67वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है। दोस्तों यहाँ पे जो IP एड्रेस वर्जन 4 है ये क्या होता है, 4 भागों में बटा होता है और इसमें
ये चीज़ ध्यान देना होता है कि ये जो नंबर इसमें होता है 0 से लेकर के 255 तक हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, मैंने अपने सेशंस में जब हमने पढ़ाया हुआ है तो बच्चों को बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन 999 दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 152 क्या पूछा इसमें से कौन सा वैध है, ठीक है। देखिए 256 आ गया तो ये तो गलत हो गया ही, इसमें 999 आ गया तो ये भी गलत हो गया, और इसमें ठीक है, इसमें देखिए 300 आ गया है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 192, 168, 1.1 ये वाला सही होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो 0 से लेकर के 255 तक ही है, तो इस वजह से यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। वैलिड यहाँ पे आईपी एड्रेस यही वाला होगा, इसमें 0 से लेकर के 255 तक के अंक होंगे और वो 4 भागों में डॉट के द्वारा सेपरेट होंगे, ठीक है। तो हमारा 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे 68वें नंबर क्वेश्चन पे है। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल, जिसको इंग्लिश में हम लोग पाइवोट टेबल बोलते हैं, बड़े डेटा सेट में गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम बनाता है, ये कथन सही है। और इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। पाइवोट टेबल इज इन एमएस एक्सेल इनेबल डायनेमिक समराइजेशन एंड एनालाइज ऑफ लार्ज डेटा, एकदम सही बात कही गई है। कारण क्या है, पिवट टेबल उपयोगकर्ता को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देता है। 100% इसका कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लगाया है कथन और कारण दोनों सही है, और कारण और कथन एक ही सही व्याख्या करता है, तो आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। मेरी पेन कहाँ चली गई, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल में ये कहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब पर, यहाँ देखेंगे पाइवोट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूछा जाएगा कि आप कौन सी रेंज का पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं। इसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे बनाना चाहते हैं आप, उस लोकेशन चूज़ कर लिए, इसी में बनाना है तो इसी में चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे आप फील्ड को सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर 4 टेबल नीचे देखिए बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई ख़ास जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक कैटेगरी के हिसाब से जो चीज़ आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो हम नेम को फ़िल्टर करना चाहते हैं, उठा के नेम को इसमें रख देंगे, अब ये नेम के हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर के लिए यहाँ पर नेम का ऑप्शन आ गया है, इसमें जिस भी व्यक्ति का हम नाम, जिस भी का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके यहाँ पे डेटा हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिना फार्मूला के सारा काम होता है, तो इसको बोलते हैं पाइवोट टेबल। अब यहाँ पे चलते हैं हम, फिलहाल तो इसका ए ऑप्शन सही है और 68 हो गया। उसके बाद हम 69 नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत की सरकार की कौन सी पहल एआई एंड आईओटी को बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन या फिर मेक इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, वैसे 5वां ऑप्शन इसमें फर्जी रख दिया गया है। इसको इसीलिए रखा है कि अगर कोई क्वेश्चन विवादित हो तो वो 5वें ऑप्शन को सही मान ले, ठीक है। बाकी किसी भी प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाल रहा है, सिर्फ उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से कोई नहीं डाल रहा है। अब देखिए स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से संबंधित है, ठीक है। स्मार्ट सिटी से संबंधित है। मेक इन इंडिया क्या है, कोई भी सामान जो हमारे इंडिया में बन रहा है, ठीक है, उससे संबंधित। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी सामान हम इंटरनेट के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं, जो भी डिवाइसों को, वो होती है आईओटी डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सी ऐसी सुविधा है, कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, रंग, रिक्ति के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इंग्लिश में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड अलाउ to define and consistently apply a set of formatting attributes such as font, colors and spacing across various section of a document। क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग पेंटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टेम्पलेट, थीम्स, स्टाइल्स। एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट को एक सेट को परिभाषित करने और लगातार, हाँ ठीक है, फॉर्मेटिंग पेंटर इसमें होगा। चूँकि देखिए आपको दिखाते हैं, इससे कहने का मतलब थोड़ा सा भाषा को कठिन बनाया गया है, पेचीदा बनाया हुआ है। कर लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पर डेमो के नाम से मैंने एक फाइल को रखा हुआ है, ठीक। इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पहले ये समझ लीजिए
कि ऐसी कौन सी सुविधा है जिसमें हम दस्तावेज की विभिन्न फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे कि फॉन्ट, रंग और लाइन स्पेसिंग, ठीक है, इनको हम एक बार कॉपी कर ले, उसके बाद लगातार उसको हम लागू कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर। जैसे कि मान लीजिए देखिए हमारे पास ये है, इसके हम फॉन्ट को बदल कर कोई कर देते हैं ऊपर ब्लैक, इसके बाद हमने इसको कलर कर दिया, लाइन स्पेसिंग की बात की जा रही है तो इसमें हमने लाइन स्पेसिंग कर दिया है, ठीक है। फिर इसको हम फॉर्मेट प्रिंटर से हम इसको कर लेते हैं कॉपी, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। उसके बाद हमने इस पर जैसे ही लगाएंगे देखेंगे ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। हम इस पर लगा के Ctrl+Shift+V करेंगे, देखेंगे लाइनिंग स्पेसिंग, फॉन्ट, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप इसमें यूज़ करेंगे सेम टू सेम वही सारे अप्लाई हो जाएंगे। इस वाले पे अप्लाई करना है Ctrl+Shift+V करेंगे, देखिए स्पेस भी उतना ही अप्लाई हो गया है, फॉन्ट भी चेंज हो गया है। ये मेरा फॉन्ट इम्पैक्ट था, ये हमारा फॉन्ट हो गया है ऊपर ब्लैक, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फॉर्मेट प्रिंटर हो जाएगा, ठीक। थीम से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, टेम्पलेट क्या होते हैं, बने बने फॉर्मेट होते हैं, और शैलियाँ होती हैं यहाँ पर हेडिंग्स बदलने के लिए, जिसको शैलियाँ बोले जाते हैं, इसको स्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हमारा होगा वो पहला वाला ऑप्शन से हो जाएगा, फॉर्मेटिंग प्रिंटर, ठीक है। फिर है कौन सी तकनीकी एक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है, ब्लूटूथ, NFC, वाईफाई या फिर लोरावैन, ठीक है। चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ब्लूटूथ होता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है इसका, 10 मीटर 20 मीटर, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 100 मीटर तक की रेंज ये कवर कर लेता है, ठीक है, अगर सीधा सीधा रहेगा तो। इसके अलावा वाईफाई भी लगभग इतना ही आसपास में रहता है, ठीक है। वाईफाई का यूज़ हम लोग करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट के थ्रू, ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी डेटा को शेयर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा NFC ये बहुत कम है, 10 सेंटीमीटर तक की रेंज को जो है कवर करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है, और यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर विदाउट नीडिंग कॉन्टैक्ट, यानी वायरलेस के थ्रू है, बहुत पहले इसका यूज़ किया था, अब इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर तक के डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर लोरा। लोरा में क्या होता है, लो का मतलब, यहाँ पर लोरा का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, वैन का मतलब आप लोग जानते होंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका जो रेंज है लगभग 5 से 20 किलोमीटर तक का है, ठीक है। लोकल एरिया में ज़्यादा है, शहर में थोड़ा सा कंजस्टेड होता है तो वहाँ पर कम है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा यहाँ पे लोरावाइन ही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फेसबुक से संबंधित है। फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा एल्गोरिथम उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है? विच एल्गोरिथम हिस्टोरिकली used by Facebook factor in affinity, weight and time decay to rank post in users news feed। कौन सी रैंक यहाँ पर बात किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा वो होगा एज रैंक। इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पर देखिए एज रैंक क्या होता है। एवरी टाइम यू ओपन योर फेसबुक अकाउंट द फर्स्ट थिंग यू सी इन योर न्यूज़ फीड आर लाइक्स, कमेंट, टैग, स्टेटस, अपडेट, शेयर एंड मेनी मच मोर थिंग्स बाय योर फ्रेंड, ठीक है। उसी को यहाँ पर एज रैंक के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। वेट, डीके, सभी चीज़ें के बारे में यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा यहाँ पर देखिए वेट, डीके, फेंटी फैक्टर्स सभी एज रैंक से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल ये मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल एज्यूम दैट नो नेटवर्क ट्रैफिक इज इनहेरेंटली ट्रस्टवर्दी। और दूसरा ऑप्शन है, जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वे कभी भी कहीं भी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रश्न मेरे लिए एकदम नया है क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च करके इसके बारे में बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। यहाँ पे जो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल जो है ये क्या करता है, दैट एज्यूम्स नो यूजर कामा डिवाइस या नेटवर्क इज ट्रस्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। ये ठीक है किसी भी नेटवर्क, डिवाइस या फिर किसी यूजर पर विश्वास नहीं करता है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से,
वेदर इनसाइड या आउटसाइड, वो किसी अंदर मतलब जो पहले से हो, अंदर से हो या बाहर से हो। द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के अंदर का हो या बाहर का हो, किसी पर विश्वास नहीं करता है। एवरी एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, एवरी एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, इसका मतलब क्या है, जो भी रिक्वेस्ट किया जाएगा एक्सेस करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, उस सभी को चेक किया जाएगा। एंड कंटिन्यूसली वैलिडेटेड, और उसको लगातार जो है वैलिडेट करता रहता है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है, जो पहला ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का ये मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है, यहाँ पे सही बात है। और दूसरा यही है कि जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है। कंटिन्यूअस वैलिडेशन, यहाँ पे जो ऑप्शन दूसरा वाला यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये देखिए दिखाया जा रहा है, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन वही बात हुई, तो यहाँ पर वो ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो सही ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं, कथन और कारण इसका दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ईमेल से संबंधित, ठीक है, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर किया जा सके। प्रत्येक प्रोटोकॉल कॉलम ए को बताता है को उसे प्राथमिक कार्य या विवरण कॉलम बी से सम्मिलित करना है। ठीक है, एसएमटीपी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सर्वरों के बीच मेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है, सही बात है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है एसएमटीपी, इसका फुल फॉर्म ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र, जहाँ पर ट्रांसफ़र से संबंधित है, इसका मतलब ये भेजने से लिए है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद है आई मैप, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक, ये मैसेज जो आएंगे उनको एक्सेस करने के लिए है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल है, अक्सर उन्हें सर्वर से हटाते हुए, तो यहाँ पे ये भी सही है। और माइम का मतलब होता है, अब जहाँ पे चौथा ऑप्शन बच रहा है तो ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो ही जाएगा। ठीक है, हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया में ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है, कुछ हम लोग हाव भाव लगाते हैं, कुछ क्लिप लगाते हैं, वही सब यहाँ पे माइम कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे आसान ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में काफ़ी चीज़ें समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। एक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग से संबंधित है। फिल्टर क्या होता है, कंडीशन के आधार पर फिल्टर किया जाता है, ये भी नहीं होगा। कस्टम व्यू डेटा वैलिडेशन, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डेटा वैलिडेशन लगा देंगे तो उसमें उसी तरह का डेटा आएगा, दूसरा डेटा आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास मान लेते हैं एक अटेंडेंस सीट है, फिलहाल मान लेते हैं कि अटेंडेंस सीट ही है। ठीक है, यहाँ पर ये एक हफ्ते की अटेंडेंस सीट है जिसमें प्रेजेंट, इसके बाद यहाँ पर CL है, एब्सेंट है, PL है, ठीक है, SL है, इस तरह की यहाँ पे कंडीशन दी गई। इसमें क्या है, आप इतने ही जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इनको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, ठीक, पहली बात तो टाइप ही नहीं होगा, अगर टाइप यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्रीम, तो यहाँ पर ये एरर दिखाएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच। ठीक है, तो ये डाटा वैलिडेशन की समस्या से बता रहा है। यहाँ पर हमने इस तरह से लिस्ट बना दी है कि इसमें कुछ हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेलेक्ट करते जाएंगे। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक, मान लो यहाँ पे हमको पिन कोड लेना है, ठीक, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे डेटा टाइप पर, यहाँ पे मिलेगा हमको डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर मान लो हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट लेंथ, ठीक, यहाँ पर हमने डाल दिया इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट कर दिया कि 6 अंक से ज़्यादा हम यहाँ पर वैल्यू को नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम मैसेज देना चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं, एरर देना चाहें तो एरर भी दे सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं देंगे, हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं कि यहाँ पे हमको पिन कोड लेना है। पहली बात तो यहाँ पे भी समस्या करेगा, चूँकि हम ये देखिए पहले ही अगर लिख लिए होते तो ठीक था। अब यहाँ पर देखिए हम, जैसे हमारे यहाँ पिन कोड है 229401, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा।
लेकिन यहाँ पे अगर हम 2294 सिर्फ डालेंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए 6 अंक ही लेगा, 6 अंक से कम ना ज़्यादा। देखिए कितने अंक हैं, 6 अंक है। अगर हम यहाँ पे 7 अंक डालते हैं, 7 का मतलब 7 संख्याएँ से हैं, देखिए ये नहीं ले रहा है, ठीक है। ये होता है डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डेटा वैलिडेशन ही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कैसा MS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मेल मर्ज का प्रयोग कहले किया जाता है कई दस्तावेजों को एक फाइल में संयोजित करना, स्वचालित रूप से अनुक्रमणिकाएँ सृजित करना, कई उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए परिवर्तनों को ट्रैक करना, मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल आंसर हो गया। इसका यूज करते हैं, मान लो हमको बहुत सारे लोगों को पत्र भेजना हो, ठीक है, हमारे पास उनके नाम हैं, एड्रेस हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर है, पिन कोड, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर सभी लोगों को अलग अलग पत्र लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा समय जाएगा। तो उस समय को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज फीचर का। यहाँ पे आप जाएंगे MS वर्ड को ओपन करेंगे, ठीक, मेलिंग टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे लिफाफा बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, ठीक है, ये मेल मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं पत्र तैयार कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं बहुत सारे लोगों को। इसका यूज़ करके हम बहुत सारे बच्चों के आई कार्ड भी बनाते हैं, इसमें हम सारा डेटा अलग रहता है, फॉर्मेट सेम रहता है, उसी फॉर्मेट के आधार पर हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपको रोल नंबर की स्टिकर बनाने हो तो उसके लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, वो हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे फिलहाल। चलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन पे। वाह, ये ऑप्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्येक नवाचार, यानी ए ऑप्शन में नवाचार दिया गया है और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर उसकी विशेषता दी गई है। तो पहले बात तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। ये फ्यूचर स्किल्स के जहाँ पे प्रकार दिए गए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे कोई भी डाटा आप रखना है और उसको यूज करना है, तो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाते हैं। तो इन्होंने जो सही ऑप्शन लगाया है पहले का, तीसरा वाला, ठीक है, ये एकदम सही है। फिर है वर्चुअलाइजेशन, इसी को हम लोग वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। एक भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, ठीक है। दूसरा देखते हैं डेटा स्रोत के बीच डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना, गणना के लिए क्वांटम पर घटना का लाभ उठाना। ये क्वांटम कंप्यूटिंग तो इसी से संबंधित हो गया है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एज कंप्यूटिंग, स्पेलिंग थोड़ा इंग्लिश में चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, एज कंप्यूटिंग हो गया। उसके अलावा बच रहा है हमारा, अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें ए का 3 से और डी का 4 से, तो ए का 3 से डी का 4 से यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हमको बी और सी में जहाँ यूज़ करना पड़ेगा, बी और सी कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का मतलब ही होता है कोई भौतिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ठीक है। तो एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर चलाना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी का 1 से और सी का यहाँ पर 2 से, ठीक है। तो इन्होंने जो सही ऑप्शन लगाया है ये सही है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रांसफ़र लर्निंग के संदर्भ में किस पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किए नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फीचर एक्सट्रैक्शन, डेटा नॉर्मलाइजेशन, फाइन ट्यूनिंग, यहाँ पे मॉडल इनसेबलिंग, ठीक है। तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा मेरे लिए नया है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है इसका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। तो चलते हैं 79 नंबर, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए, तो इसको सभी आप लोगों को पता होगा, आरोग्य सेतु के नाम से ऐप बनाया गया था, ठीक है। उमंग पोर्टल किससे संबंधित है, ये PF से संबंधित है या फिर सरकारी योजनाएं से संबंधित। भीम ऐप किससे संबंधित है, UPI ट्रांसफ़र के लिए। डिजी लॉकर संबंधित है, इसमें डिजिटल रूप से आप डेटा रख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल डेटा यानी डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 80 नंबर है, वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या होता है। किसी तालिका में क्षैतिज रूप से खोजना, ठीक है, क्षैतिज रूप से खोद ही सकते हैं, उसमें हम
वर्टिकल भी खोज सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम क्षैतिज ही कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर भी खोज सकते हैं। किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना ये भी सही है, और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। डायनेमिक चार्ट बनाना गलत है। कई वर्कशीट से डेटा को संयोजित कंबाइन करना उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना, ठीक है। किसी तालिका में क्षैतिज रूप से खोजना, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सुटेबल ज़्यादा है। किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको हम, ठीक है, सही। यहाँ पर देखिए वी की बात की जा रही है, मैंने सिर्फ लुकअप की बात नहीं, यहाँ पे वी का मतलब ही होता है वर्टिकली, ठीक है। तो सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से इसका यूज़ करते हैं, वी लुकअप। यहाँ पे ये है वी लुकअप मेरा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर देखिए वी लुकअप हमने यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ पे हम जैसे ही किसी भी कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ डालेंगे 1001, उससे संबंधित उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन सी कितनी फीस है उसकी, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम 1009 डालेंगे, अभी आप यहाँ पर देखेंगे गलत जगह मैंने डाल दिया है, 1009 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, उससे संबंधित डेटा आएगा। अब यहाँ पे फार्मूला हट गया है तो इसको हम अंडू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 1009 डाला, देखिए 1009 पे कौन है, सीखा है, स्पेशल कोर्स है, 1000 फीस है, ठीक है। तो वर्टिकली यहाँ पर वी लुकअप की बात की जा रही है। अगर एच लुकअप होता तो उस केस में क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली होता। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के अच्छे से किए हैं। सारे जो हमने ऑप्शन बताए हैं वो 100% जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ सही हैं, ठीक है। कोई चांस उसमें गलत होने की नहीं है। बाकी आंसर की आएगी तो उसमें आप मिला कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम फिर लास्ट जो 20 क्वेश्चन मैथ के बचे हुए हैं, इसको जो यूपी स्पेशल के हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप सीख सकते हैं। कंप्यूटर पर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं।